Hello dear students. Today we will discuss second application of Ampere's second law, that is magnetic field due to a straight long solenoid. उससे पहले हमें ये पढ़ना है कि सोलिनॉइड होता क्या है। सोलिनॉइड एक सिलेंड्रिकल कॉइल होती है जो किससे बनती है, नंबर ऑफ टाइटली बाउंड टर्न्स, जिसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। कॉपर वायर की जो वायरिंग होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से अलग अलग होती है और वो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स में बाउंड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड। जिसकी लेंथ उसके एरिया डायमीटर से क्या बनती है, ज़्यादा बनती है। जैसे आपको डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसमें करंट आपका रन कर रहा है। करंट रन करेगा तो एक फील्ड सेटअप होगा। करंट रन करने से उसकी राइट साइड में नॉर्थ पोल बना है, लेफ्ट साइड में क्या बना है, साउथ पोल, जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेटअप होगा। अब इसी सोलिनॉइड का हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। प्यारे बच्चों, जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं किसके लिए, लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए। उसके लिए हमने लॉन्ग सोलिनॉइड जो कंसीडर किया था, इफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इन टर्म्स ऑफ ए सिलेंड्रिकल कॉयल। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, जो इस तरह से उसकी जो वायरिंग बनती है, उसका जो लेंथ है उसके डायमीटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये टर्म क्या बन जाता है आपकी, सोलिनॉइड। अब इस सोलिनॉइड में जब करंट रन कर रहा है तो इसके हर करंट रन करने से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड से इस तरफ पोल क्या बन जाएगा आपका, नॉर्थ, इधर क्या बन जाएगा, साउथ। तो ऊपर जो फील्ड लाइन्स बनेंगी वो फील्ड लाइन्स किस में बनेंगी, थंब रूल से। इस तरह से जो करंट की डायरेक्शन तो थंब के से है, तो फील्ड ऊपर क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। उसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज उसके ऊपर, जबकि नीचे के लिए क्या बनेगी, क्लॉकवाइज। अब इसी सोलिनॉइड के लिए हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसे हमने कंसीडर किया था। सोलिनॉइड को इस शेप में लिया था ताकि हम उसके मैग्नेटिक फील्ड को प्रूव कर पाएँ एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए। उसमें माना था लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो उस पर लिपटे हुए हैं, जिन्हें हम दिखा नहीं रहे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दिखा रहे हैं सिर्फ। और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए करंट की डायरेक्शन तो आपकी ये है, इसी करंट की डायरेक्शन क्या, फील्ड है। और फील्ड हम आपको इसका इनसाइड, परपेंडिकुलर में और आउटसाइड निकालना है। उसे प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ली है, जिस लूप का हमने नाम दिया है पी, क्यू, आर एंड एस, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऊपर के लिए क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो फील्ड की डायरेक्शन भी आपकी यही है यहाँ पे। अब इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, पी से क्यू, क्यू से आर से एस और एस से पी होगा। पी से क्यू दिखा रहा है इनसाइड को, क्यू से आर और एस से पी क्या दिखा रहे हैं, परपेंडिकुलर के लिए, और आर से एस क्या हमारा, आउटसाइड के लिए। इस सब सर पूरे में हमें क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड। इस लूप की जो लेंथ है वो क्या मानी हमने, पी क्यू की एल, और पूरे सोलिनॉइड की लेंथ क्या आपकी, एल, स्मॉल एल जो मानी है। अब इस सोलिनॉइड के लिए जो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इस लूप के लिए निकालेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, नंबर डेंसिटी ऑफ टर्न्स क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ टर्न्स जो सोलिनॉइड में है। नंबर डेंसिटी ऑफ टर्न्स को बोलते हैं स्मॉल एन। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ तो क्या आपकी स्मॉल एल, जिसके लिए बात कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन करना है रेक्टेंगुलर लूप के लिए। तो उसकी वैल्यू क्या बनी, एन अपॉन में एल। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या बने आपके यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू बनती है जो इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू है नंबर डेंसिटी इंटू में लेंथ। और आई क्या फ्लो कर रहा है आपको, आई इज़ द करंट, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नेट फील्ड इंटेंसिटी या नेट फील्ड इंडक्शन ओवर द एम्पीरियन लूप, जो हमने एम्पीरियन लूप लिया है उसके पूरे के लिए, जिससे हम उसका टोटल फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। अब नेट फील्ड जो होता है अकॉर्डिंग टू बायर्स एम्पीरियन सेकेंड लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई इज़ द नेट करंट। लेकिन नेट करंट क्या है, जितने भी टर्न्स हैं इसमें एन, हर टर्न में करंट कितना आपका, आई, तो एन टर्न्स में क्या बन गया, एन आई। हमें इसे सोल्व आउट करना पूरे के लिए। जो बी डी एल है लाइन इंटीग्रल, वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है, यहाँ पे हमने 4 हिस्सों में बांटा, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी। उसे अलग अलग बांटने के बाद हमें क्या मिला, बी डॉट डी एल पी क्यू आर रेस कॉइल के लिए, जो बनेगा लाइन इंटीग्रल ऑफ पी से क्यू के लिए बी डॉट डी एल, प्लस पी से क्यू के बाद क्या, क्यू से आर के लिए जो आप टर्म कर रहे हो, बी डॉट डी एल, प्लस आगे जो क्या है, आर से एस के लिए बी डॉट डी एल, प्लस जो लास्ट है आपका एस से पी के लिए बी डॉट डी एल। और सर्कुलर लॉ से क्या था हमारी टोटल वैल्यू, म्यू नॉट एन आई। ये आपकी क्या बनी, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ देखनी है अलग अलग। अगर हम पहले टर्म को लें, हेयर जो वैल्यू है लाइन इंटीग्रल फ्रॉम पी टू क्यू बी डॉट डी एल। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें, जो हमारी लेंथ की डायरेक्शन पी से क्यू है जो लेंथ है, और बी भी क्या है उस पी क्यू के अलोंग है, तो बी और डी एल जो हैं दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अलोंग। तो अलोंग में एंगल क्या बनेगा,
BDL cos थीटा, और थीटा एंगल क्या बना P से Q के लिए से आप डायरेक्ट हम देख सकते हैं। अलोंग के लिए एंगल क्या बनेगा cos 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमें मिला P से Q के लिए BDL, B को बाहर लेने पर DL का इंटेग्रल P से Q के लिए कितनी लेंथ है आपकी B इंटू में L। तो ये वैल्यू बन गई फर्स्ट के लिए आपके इस पार्ट के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका सेकंड Q से R। अब आप यहाँ पे देखते हैं इंटेग्रल फ्रॉम Q टू R B.dl, Q से R और S से P दोनों ही क्या हमारे जो लाइन एलिमेंट उसके साथ क्या कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो हम दोनों हिस्सों को उठा रहे हैं Q से R के लिए और P से S के लिए। इक्वल्स टू किसके लिए होगा S से P के लिए B.dl। दोनों ही केसेज में देखें तो सोल्व आउट करने पर BDL क्या बनता है हमारा cos 90, जिसका वैसे हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। पूरा आंसर क्या बनेगा आपका 0। एंड अब जो लास्ट टर्म आपकी बची है वो क्या है आउटसाइड R से S के लिए, जिसका आप देखना जो सोलिनॉइड बनता है उसके सिरों पर तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है मैक्सिमम, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काफ़ी सारी होती हैं यहाँ पे। और जबकि हमारे जो सिरों के अलावा जो फील्ड लाइंस बनती है आउटसाइड द सरफेस वो फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है बहुत कम। फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक एरिया। तो फ्लक्स डेंसिटी बहुत कम होती है, इतनी कम होती है लगभग उसकी वैल्यू क्या होती है 0, जिसके लिए हम बोल रहे हैं सरफेस के लिए R2S B.dl। तो उसकी फ्लक्स डेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी आउटसाइड के लिए क्या होता है आंसर 0। आउटसाइड द सोलिनॉइड कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है B इक्वल्स टू लगभग 0 होता है। तो हमारे चारों रीजन सोल्व आउट होने के बाद हमारी फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिला फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन हमने रखी थी इसके लिए हमें जो मिला लाइन इंटेग्रल ऑफ B.dl किसके लिए PQRS कॉइल के लिए, वो टोटल क्या मिला। इस पोर्शन की वैल्यू क्या आई BL, सेकंड पोर्शन 0, थर्ड पोर्शन 0, फोर्थ पोर्शन क्या 0। तो हमें नेट रिजल्ट क्या मिला B इंटू L, और वो पूरा आंसर किसके बराबर था एम्पिरिकल लॉ से म्यू नॉट NI। हमें चाहिए B की वैल्यू, तो B की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ से म्यू नॉट NI/L, जिसका भी आप जानते हैं ऊपर हमने भी लिखा था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ टर्न्स। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगी B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, N इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ टर्न्स। ये हमारा आंसर कहाँ है इनसाइड, या कह दो इनसाइड या मिडल में, जो सोलिनॉइड के मिडल में आया था। अगर आपको आंसर निकालना हो आउटसाइड के लिए B की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है। अगर आपको B जो निकालना हो एंड्स पे निकालना हो तो एंड्स पे वैल्यू क्या आती है, जो मिडल में आंसर आया था म्यू नॉट NI/2 वो कहाँ होता आपका एट द एंड ऑफ सोलिनॉइड, किसी भी सिरे पर जो होता है। ये हमारी एप्लीकेशन होती है सोलिनॉइड के लिए। ओके स्टूडेंट्स।